Hey guys and welcome back to my channel। मैं हूं अनुष्का and I'm back with a new video again। So हम देख रहे थे अजीत डोभाल पे एक सीरीज थी और हम वो देख रहे थे पार्ट बाय पार्ट करके देख रहे थे ऑफ कोर्स। सो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सेकंड पार्ट करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करना चाहती हूँ, फटाक से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, बहुत सारा कमेंट करना। सो लेट्स गो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट कर देती हैं। उस टाइम पे uploaded एजेंट्स को जब भेजा जाता था तो उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखा के बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे। जो हमारी RNAW वाली वीडियो थी जिसमें हमने बार्बर शॉप से बाल उठा के इंडिया भेजने वाला इंसिडेंट बताया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट लैब में जो अपना बंदा प्लांट कर दिया था जो पैसे मांग रहा था, तो इन सारे इंसिडेंट में अजीत डोभाल भी इन्वॉल्व थे RNAW के साथ। जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई और इस पूरे टाइम जब ये पाकिस्तान में रहे तो ये 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस औलिया की जो मजार थी वहां जा रहे थे तो एक आदमी ने रोक के इनके कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा, लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटेल प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। भिंडर वाले इंसिडेंट को लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल का नुकसान हुआ था इसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, इंदिरा गांधी जी की जान जा चुकी थी और इससे पहले की गवर्नमेंट को समझ पाती कुछ ही टाइम बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे, ठीक वैसे ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडर वाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए। और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेके उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी PM थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट्स टेम्पल के अंदर घुस गए इनको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो इधर ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसी टाइम पे अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेटेड थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी हुई थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वापस बुलाया जाता है और ये जो पूरा ऑपरेशन था इसका हेड KPS गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो CRPF थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो अब अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेम्पल के पास में जाके वो सारी लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहां का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की ISI ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही हैं और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर्स खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को तो वो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी कि अजीत डोभाल ये बाहर की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन और अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठी कर ली उसके बाद वो NSG कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं और सेम डे रात में ही IL-76 प्लेन से NSG कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है और जो CRPF पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह NSG कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोभाल NSG की जो टीम थी उनको बता दे कि अंदर मिलिटेंट किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसको काट देते हैं और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह
पानी पीने के लिए बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहीं पे स्नाइपर उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था, तो अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका जो मोराल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो ये जो ऑपरेशन था इसको खत्म होने के बाद अजीत डोभाल जो थे वो ईयर 1992 में लंदन की एम्बेसी में भेज दिया जाता है उनको और कई सालों तक अजीत डोभाल वहीं पे ही रहकर अलग अलग ऑपरेशन में हेल्प करते हैं इंडिया की। और इधर इंडिया के अंदर ईयर 1998 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है और इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइन का प्लेन IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करीब 170 से 180 पैसेंजर थे और जैसे ही ये प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचता है तो एक आतंकी ग्रुप था हरकत उल मुजाहिदीन, इसके 5 पाकिस्तानी आतंकी एयरप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब हाईजैक करने के बाद एग्जैक्टली कहां ले जाना था ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लियर नहीं था, लेकिन ये जो प्लेन का पायलट था इसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पायलट जो था वो कहता है कि इतना फ्यूल ही नहीं है। तो ये लोग थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करा के फ्यूल भरवा लिया जाएगा, उसके बाद जाया जाता है, क्योंकि पैसेंजर तो इन्हीं के पास में थे तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। तो एज पर प्लान ये लोग अमृतसर में ये प्लेन को उतार देते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है और इनको शक भी होता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ प्लान कर रही है। फिर अमृतसर से ये प्लेन उड़ा के पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं, फिर वहां की गवर्नमेंट जब नहीं मानती है तो दुबई में लैंड करवाते हैं, फिर वहां से रिफ्यूल करवा के 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कांधार में उतार देते हैं। अब इंडिया को जब इसके बारे में पता चलता है तो इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर जो कि इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, AR घनश्याम, इंडियन गवर्नमेंट इनको कांधार में भेज के वहां की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस हाईजैक की डिटेल्स पता लगाने को कहती है कि प्लेन कहां पे लैंड है, इनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें पता करने को कहती है। और ये जो आतंकी थे ये AR घनश्याम से बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को बोल दो कि एक टीम बना के हमारे पास भेजें जिससे हम अपनी डिमांड जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर सके। तो ये AR घनश्याम जब ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बिना टाइम गवाए 7 नेगोशिएटर मेंबर की एक टीम बना के कांधार भेज देती है और इस टीम में जानबूझ के अजीत डोभाल को रखा जाता है। एक तो ये रीजन था कि ईयर 1971 से लेके 1999 के बीच में 15 से ज्यादा हाईजैकिंग में जो नेगोशिएटर का काम था वो अजीत डोभाल ने किया था। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट को इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से संभाल लेंगे। अब ये टीम कांधार पहुंचती है और अजीत डोभाल नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। आतंकी बार बार अपनी डिमांड चेंज कर रहे थे, तो पहले तो अजीत डोभाल कहते हैं कि आप एक डिमांड पे टिके रहिए वरना ऐसे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इसके बाद आतंकी एक पेपर पे लिख के अपनी सारी डिमांड प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। उस पेपर के ऊपर लिखा था कि इंडिया की जेल में जो उनके 36 आतंकी हैं उनको छोड़ दिया जाए, साथ में $200 मिलियन भी दिया जाए। अब शुरू में तो मना कर दिया जाता है कि डिमांड नहीं पूरी करी जाएगी, लेकिन दिक्कत यह थी कि इंडिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था। पैसेंजर्स की जो फैमिली थी और मीडिया जो था वो चारों तरफ से गवर्नमेंट को घेर रही थी। ऊपर से अगर गवर्नमेंट कुछ प्लान भी करती किसी ऑपरेशन को लेके तो पाकिस्तान का एयर स्पेस को यूज करके वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को भरोसा नहीं था। अफगानिस्तान के भी लोग मिले हुए थे, तो कुछ भी अगर ये प्लान करते तो सारी की सारी डिटेल जो थी इन हाईजैकर्स के पास पहुंच जाती। और अगर उसके बाद भी अगर ऑपरेशन कुछ प्लान करते उनको हटाने का तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस था कि पूरे के पूरे प्लेन को ही उड़ा देते और सारे के सारे पैसेंजर थे उनकी जान चली जाती। तो ऑपरेशन करने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो जैसे तैसे करके अजीत डोभाल इनसे मल्टीपल डिस्कशन करते हैं और इनको एग्री करवा लेते हैं कि 36 तो नहीं लेकिन 3 आतंकी को छोड़ दिया जाएगा। और आतंकी जो था इनसे बात करने के बाद मान भी जाते हैं। तो फिर इसके बाद अजीत डोभाल तीनों आतंकियों को दे के पैसेंजर छुड़वा तो लेते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल ने ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए, जिसमें से मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI ये सब बनाना स्टार्ट किया। ओह माय गॉड। सो गाइज आप लोग प्लीज बताइएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है डोभाल सर का, ऑफ कोर्स आपको कैसा लगा यार। मेरे को मज़ा आ रहा है। मतलब भाई मतलब क्या भयंकर पावर पैक इंसान है। पावर पैक यहाँ पे कम पड़ जाता है उनके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना एंड सजेशंस देना भी मत भूलना। एंड मतलब इंडिया को
ऐसे ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है यार, मतलब सीरियसली कहाँ से ऐसे, मतलब कैसे, कौन से भगवान ने इनको बनाया होगा, इतना दिमाग दिया, इतना पेशेंस दिया है, डोंट नो। और मतलब इतना जो शार्प माइंड और स्पाई वाला जो इनका ह्यूमर है यार, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब हम लोग को सच में एकदम थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग इतना सुरक्षित है आज अपने घर में, आराम से चिल करके मज़े करके बैठे हुए हैं। वो इन लोगों की बदौलत है। सोचो कि इनको कितनी मेहनत पड़ती होगी। एंड अब तो क्या ही कहूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। मैं थैंक यू फिर से बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मतलब सपोर्ट करना एंड सजेशन देना मत भूलना, एंड ये भी बताना कि आगे आप लोग को क्या और कैसे वीडियोस चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। एंड इसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, उसको भी जाकर देख लेना।